हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमाई टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 14 अक्टूबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वेल एडिट मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में हम द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करने जा रहे हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा स्प्लिट ओवर हिजाब, और दूसरे आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो वो रहेगा इन प्रिपरेशन, एंड इन द लास्ट वी विल कवर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया, द मंडल वे। ये तीनों आर्टिकल आज के सेशन में कवर किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्प्लिट ओवर हिजाब, हिजाब पर पड़ी फूट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हेड स्कार्फ केस शुड नॉट लीड टू डिनायल ऑफ एजुकेशन राइट्स। हेड स्कार्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा अधिकारों को वंचित नहीं होना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से जो कर्नाटका में हिजाब मामला पनपता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके अभी रिसेंट जजमेंट की बात करें जहां पर 2 जज के बेंच में ये जाता है, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। और चूंकि काफ़ी संजीदा मामला है, काफ़ी इसमें सोशियो और रिलीजियस इम्प्लीकेशन है, ऐसे में दो लोगों की, दो जो न्यायाधीश हैं उनकी रायों में विभिन्नता होना काफ़ी स्वाभाविक भी जान पड़ता है। और जैसा कि मामले में देखने को मिला था, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जल्दी में एक झलक देख लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे पनपा है। ये जो चित्र है ये लाइव लॉ के सौजन्य से है, और ये जो हाईलाइट देख रहे हैं ये एनडीटीवी के सौजन्य से हम लोग देख रहे हैं। 1 जनवरी 2021 में उडुपी के कॉलेज में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के लिए गाइडलाइन इशू होता है। 8 स्टूडेंट जो कि 27 दिसंबर 2021 को जो हिजाब पहन के जब एंट्री करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ से उनके एंट्री को रोक दिया जाता है। और 4 जनवरी 2022 में कुछ लोग सैफरन शॉल लेकर इसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट करते हैं कि यदि हिजाब पहन के कुछ वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको एंट्री मिलेगी, तो जो केसरिया शॉल है उसको लेकर दूसरे जो समुदाय हैं उनके वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको एंट्री क्यों आखिर नहीं मिलेगी। और 31 जनवरी को इसको लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाती है। फिर धीमे धीमे मामला आगे बढ़ता है और अभी रिसेंटली अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब बातें पहुंचती हैं तो जो जजमेंट आता है वो स्प्लिट जजमेंट मिलता है। और अब ये जो मामला है डबल बेंच से ये आगे चला जाएगा, अब ये ट्रिपल बेंच में जाएगा जहां पर 3 जज इसको अपनी राय इस फैसले पर आगे बढ़ाएंगे। आगे अब बात हो रही है जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है, इसमें कई मुद्दे की जांच पड़ताल की जाती है। जो विद्यालय है वहाँ पर इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसी बातों को बढ़ावा हमेशा से दिया जाता है। ऐसे में जो हेड स्कार्फ अथवा हिजाब पहन के विद्यालय के अंदर प्रवेश को बैन लगाना न्यायसंगत भी सिद्ध होता है, किंतु उसी समय जो दूसरे जज हैं सुधांशु धुलिया जी, उनका ये बात कहना होता है कि यदि कई जो बालिकाएं हैं वो बहुत सारे अवरोधों को पार करने के बाद शिक्षा के गलियारे तक पहुंचने के काबिल हो पाई, और ऐसे में यदि हिजाब उनसे हटा दिया जाएगा अथवा हिजाब के अधिकार को अथवा हिजाब जो वो पहन के आते हैं उस पर बैन लग जाएगा, तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो राइट टू एजुकेशन है, उनका जो शिक्षा पाने का अधिकार है, वो भी इससे बाधित हो सकता है और ज़्यादा व्यापक तौर पर इसकी पड़ताल करनी चाहिए।
चूंकि दोनों ही जज के बीच में मामला काफ़ी डिफरेंटली देखा जा रहा है और सही दोनों ही लोग हैं, दृष्टि दोनों की ही ठीक है। अब ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि जब ये ट्रिपल बेंच में जाता है तब वहां पर किस तरीके से जो ज़्यादा बल है वो किस तरीके से इस मामले पर न्याय दिखाता है। क्या जो कर्नाटका सरकार है उसके फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाता है, अथवा जिस तरीके से डबल बेंच में जस्टिस धूलिया जी और व्यापक सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, जिस तरीके से कि ऐसा ना हो कहीं कि सिर्फ न्याय देने की राह में हम इतना ज़्यादा डूब जाएं कि वो अन्याय हो जाए उन बालिकाओं के प्रति कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अधिकार है उससे ही वो महरूम ना हो जाए। इस तथ्यों को जांच परख के जो भी फैसला है वो देखना दिलचस्प होगा। अगले आर्टिकल में बात हो रही इन प्रिपरेशन, तैयारी में। गुजरात showed a mega event can be held without splurging on infrastructure। गुजरात ने दिखाया कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए बिना एक मेगा इवेंट आयोजित किया जा सकता है। बात हो रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों की, जो कि जिनका समापन हो चुका है गुजरात में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात को तैयारी में मात्र 3 महीने मिले थे और बेहतर तरीके से गुजरात ने इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया है। निश्चित तौर पर गुजरात का जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उसकी तारीफ होनी चाहिए और भारत एज अ कंट्री भी अगर इतने शॉर्ट टाइम में इतने बड़े इवेंट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कराता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से हम ओलंपिक को होस्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उस पर भी ऐसी तैयारियां और ऐसे जो प्रयोजन है वो बल देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात करें जिनका 36वें राष्ट्रीय खेलों में जिनके खेलने से खेल और जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं सभी का स्तर ऊपर उठता है, चाहे वो मीराबाई चानू हो, लवलीना बोरगोहान हो, अचंता शरतल कमाल, हिमा दास, दुती चंद्र, अतनुज दास और बी साई प्रणीत। इन जैसे सरीके खिलाड़ियों के सम्मिलित होने से राष्ट्रीय खेलों का स्तर निश्चित तौर पर ऊपर उठता है और दूसरे खिलाड़ियों का भी मनोबल आगे बढ़ता है। कुछ विशेष खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं जिन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान को स्थापित किया, जिनमें रोजी मीना, पुलराज शिवा सुब्रमण्यम जी, 35 किलोमीटर के रेस वॉक की बात करें तो राम बाबू जी, और वेट लिफ्टर एन अजीत और शंभू लापुंग जी का नाम आता है जिन्होंने नए जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनको स्थापित किया। पोजीशन की अगर बात करते हैं तो मिडिल लिस्ट में नंबर 1 पे सर्विसेज आती हैं और नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है। और गुजरात की अगर हम बात करते हैं जो कि होस्ट करता है तो गुजरात का पोजीशन आता है नंबर 12, 12वां स्थान। अब इसमें आगे बेस्ट मेल और फीमेल एथलीट की अगर बात करते हैं तो बेस्ट मेल में तैराक साजन प्रकाश जी जो 8 मेडल जीतते हैं उनका नाम आगे आता है और महिला खिलाड़ी के रूप में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन होता है 14 वर्षीय हंसिका रामचंद्र का, जिन्होंने 7 मेडल जीते थे। जिस तरीके से बेहतर आयोजन गुजरात राष्ट्रीय खेलों का होता है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का होता है जो कि गुजरात में होते हैं। समापन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी मौजूद थे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद थे और निश्चित तौर पर चूंकि ऐसे जब इवेंट समापन होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं तो वो प्रतिबद्धता भी दर्शाती हैं कि भारत और बड़े मंच पर खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है, जिसमें कि सबसे अग्रणी और महत्वाकांक्षी ओलंपिक खेलों का ही ऑर्गेनाइजेशन होगा भारत में। अब चूंकि आगे ये भी बात हो रही है कि अब 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। अब गोवा के लिए निश्चित तौर पर गुजरात एक उदाहरण भी होगा और गोवा भी चाहेगा कि बेहतर तरीके से गुजरात के जो स्किल गुजरात ने शो किया था, बहुत ज़्यादा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात ने नहीं बनाया। ऑलरेडी गुजरात के पास जो भी
एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके एक बेहतर इवेंट को ऑर्गेनाइज करा देता है। ये गोवा के लिए भी उदाहरण होगा और एक प्रेरणा भी होगा अगले साल जब गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। अगले आर्टिकल की अब हम बात करते हैं, द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया, द मंडल वे, भारत का लोकतांत्रिकरण, मंडल मार्ग। From a secular perspective, the socio-political movement resulted in India's silent revolution, identifying socially and educationally backward caste and communities by not letting religion become a barrier. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत की मौन क्रांति हुई। धर्म को बाधा न बनने देकर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों और समुदायों की पहचान करना। आर्टिकल में बात हो रही है मंडल कमीशन की। जिस तरीके से मंडल कमीशन जब आता है उसकी जो संतुति होती है जिनको स्वीकार कर लिया जाता है, और आगे जिस तरीके से चाहे वो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन की बात हो, एजुकेशनल और सोशली बैकवर्ड रूप से लोगों को पहचान कर रिजर्वेशन देने की बात हो, जिसने धीमे धीमे भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। बेसिकली इसको मौन क्रांति कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। आर्टिकल की शुरुआत होती है विलियम डेलरिम्पल की किताब एज ऑफ काली, इंडिया ट्रेवल्स एंड इनकाउंटर। इसमें बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 10 साल पहले दिल्ली में मौजूद लगभग हर दूसरे व्यक्ति अपना कोई ना कोई संबंध देश की जो कार्यपालिका है केंद्र में उसके साथ स्थापित करते हुए नहीं चूकता था, कि हमारे पहचान का कोई स्कूल वाला पढ़ा हुआ है, वो फला पद का नेता है, कोई फला पद का नेता है, इवन हमारे पहचान वाला ही केंद्र के कैबिनेट में है, ऐसी बातें करते हुए सुना जाता था। अकॉर्डिंग टू इस किताब की बात हो रही है, पर 10 साल का अंतर बीतता है और ऐसे दावे बिल्कुल ही नगण्य अब देखने को मिलते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति मिलता है जो इन दावों को पुष्टि करता हो आगे दिखे कि आज भी हमारे परिचित का कोई फला कैबिनेट वाला वहां पर बैठा हुआ है। अब बात हो रही है कि एक ये लोकतांत्रिक क्रांति की संज्ञा इसको दी जा रही है और जिसको कि नोटिस नहीं किया गया। आगे बात हो रही है इस किताब के लेखक डेलरिम्पल जी से एक मुलाकात के दौरान में, मुलायम सिंह यादव जी की मुलाकात की बात कही जा रही है 1996 में, जब वो राष्ट्रीय कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। तब मुलायम सिंह जी अपनी बात को कहते हैं कि पहली बार जो शक्ति है वो जो ऑप्रेस्ड और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके हाथ में आ रहा है। जो पिछड़ा वर्ग है वो शक्ति का अनुभव कर रहा है, और अब हमारी कोशिश ये होगी कि आगने वाले जो इस शक्ति का उपयोग हम समाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करें, विशेष तौर पर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए। ऐसी बातें मुलायम सिंह यादव जी 1996 में द एज ऑफ काली किताब के लेखक मिस्टर विलियम डेलरिम्पल जिसे करते हैं। ये सिर्फ एक संदर्भ है, बात यहाँ पर हो रही है उस वक्तव्य की जो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि पहली बार जो शक्ति का अनुभव है वो आम एक दबा कुचला जो अंडर प्रिविलेज्ड होता है व्यक्ति वो कर रहा है। और ये जो शक्ति का अनुभव वो कर रहा है, ये शक्ति कहाँ से उसे मिली? बात हो रही है कि ये शक्ति मिलती है मंडल जो आयोग होता है, बेसिकली एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति कहलाएगा जिसका नाम मंडल के रूप में आएगा, और जो कि मंडल कमीशन के रूप में ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर हम लोग जानते हैं। उसको भारत की मौन क्रांति के रूप में क्रिस्टोफ जेफरलॉट इनके द्वारा देखा जा रहा है जो कि शिक्षाविद रहे हैं। आगे बात हो रही मंडल कमीशन की कि अगर हम आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सामाजिक न्याय की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अब आज़ादी से पहले बात करें तो कुछ लोगों का नाम सामने मिलता है। ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गए, शाहू जी महाराज हो गए, पेरियार हो गए, और इवन आगे हम आज़ादी के बाद की अगर बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर जैसे नाम सामने आते हैं जो कि हमेशा से दलितों और आदिवासियों की हित की बात करते हुए आते हैं। हालांकि 1935 की बात करते हैं तो SC ST इनको
जो दलित और आदिवासी थे उनको एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और जिस तरीके से उनकी आबादी है उसके अनुपात में रिजर्वेशन की भी व्यवस्था 1935 से ही माफ कीजिएगा, जब भारत का संविधान आता है तो उसके बाद से ऐसी व्यवस्था देखने को मिल जाती है। फिर भी भारतीय समाज में ये देखा गया है कि इन सब के बावजूद जो विषमता थी वो काफी हद तक बनी रह जाती है। और इस बात का प्रमाण देखने को मिलता है कि जो आबादी है उसके अनुपात में, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे शिक्षा का, जब शिक्षा जगत की बात हो, अथवा मीडिया की ही बात करें, तो भी जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन उनकी जो आबादी है उसके अनुपात में न के बराबर देखने को मिलता रहा। आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से आज़ादी के बाद कुछ विशेष जो धार्मिक वर्ग हैं, यहाँ पर ब्राह्मणिकल माइंड की बात कही जा रही है, एक विचारधारा की बात कही जा रही है, ऐसे लोगों का प्रभुत्व हर जगत पे देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर मीडिया तक में। और अब आगे ये बात कही जा रही है जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कहा था कि पिछड़ा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो सरकार की राय में पिछड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंडल कमीशन इस लाइन के साथ इस बात की पुष्टि करती है कि एक जाति भारत में एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है। अब यहाँ पर हमको जो कास्ट और क्लास है इसके डिफरेंस को बहुत संक्षेप में समझना होगा। कास्ट, क्लास। कास्ट जिसको हम जाति कहते हैं और क्लास जिसको हम वर्ग कहते हैं। कास्ट की बात करें तो संक्षेप में हम आसपास देखते हैं डिफरेंट कास्ट हो जाते हैं। अब इसमें भी जैसे पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात कर ले, हम हिंदू रिलीजन का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें भी कई सारे कास्ट, सब कास्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम क्लास की बात करते हैं तो जिस तरीके से इसमें हम किसी भी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, गरीबी और गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, हैव और हैव नॉट क्लास में कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। कास्ट की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर कास्ट क्या होते हैं, इनमें अपने जो भी ऑक्यूपेशन होता है, जो लंबे समय से ये अपनाते हुए चले आ रहे हैं, उसका कठोरता से पालन करने को मिलता है, जबकि क्लास में इसका कोई जिक्र नहीं होता। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, आप किसी भी तरीके से छूट होती है अपने ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। विशेष तौर पे जब कास्ट की बात करते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा देखने को मिलता है, और क्लास के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो क्लास ये वेस्टर्न और यूरोपियन नेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली मंडल आयोग जब कहता है कि जब भारत में हम बात करते हैं कि जाति, कास्ट की, तो इसको अगर हम वर्ग में डिवाइड कर दे, क्योंकि जब भी कास्ट की बात होगी तो यहाँ पे धर्म आ जाएगा, और धर्म आधारित कुछ भी होगा तो वहाँ पर समस्या होना बिल्कुल स्वाभाविक है। किंतु मंडल आयोग ने क्या किया कि इस कास्ट को और ज़्यादा व्यापक करके वर्ग आधारित कर दिया, और वर्ग में उस वर्ग को कैसे बांटा, दो आधार पर बांट दिया, एक सामाजिक और एक शैक्षणिक, शिक्षा का स्तर भाई कितना है, एजुकेशनल, और एक सोशियो। तो बेसिकली जब इसमें सोशल और एजुकेशनल आधार पर मंडल आयोग द्वारा वर्ग में जो जाति है, कास्ट है, इसको वर्ग के आधार पर देखा गया, तो इसमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट रिलीजन में ये समस्या सभी के लिए सार्वभौमिक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वो किसी भी जाति का हो, हर जाति में ऐसे वर्ग देखने को मिलेंगे जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं कंपैरेटिवली टू डिफरेंट कास्ट के। और ये सिर्फ हिंदू रिलीजन की बात नहीं हो रही है, अब ये डिफरेंट इंट्रा रिलीजन में भी चले जाए, अगर अंतर हम धर्म में भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ऐसे में जो मंडल कमीशन की संतुति थी वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो जाती है। और अब आगे ये भी बात हो रही, जिस तरीके से मंडल कमीशन से पहले केलकर कमीशन बनता है,
1953 से 55 के बीच में मंडल कमीशन बनता है 78-80 के बीच में, जबकि केलकर कमीशन से कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। वहीं मंडल कमीशन से भारतीय जो समाज है वहाँ पर एक मौन क्रांति ये ला देता है, चाहे वो 27% रिजर्वेशन की बात करें ओबीसी में। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि भले ही जो पार्टियां हैं जो मंडल पार्टी के रूप में कही जाती थी वो भले ही सत्ता में न रही हों, पर ये मंडल इफेक्ट ये सत्ता में बना रहा। और 73वें 74वें जब संविधान में अमेंडमेंट होते हैं तो इससे जो सामाजिक न्याय की बात होती है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और इन सब के अलावा जो औरतों को भी रिजर्वेशन मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही जाती है, तो इन सब के कोर में कहीं ना कहीं जो सोच है उसको मंडल मोमेंट कहा जा रहा है। अब आगे इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि जिस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं तो उसका पैमाना क्या है कि जो समाज है वो कितना लोकतांत्रिक है, वहाँ पर जो साथ में रहा जाता है, बंधुत्व की भावना कितनी ज़्यादा मजबूत है। और ये सारी बातें हमारे संविधान में भी लिखी गई हैं। अब चूंकि जिस तरीके से कई बार देखने को मिलता है जहाँ पे धर्म की बात आती है तो वहाँ पर समाज बढ़ता हुआ नजर आ जाता है, भले मुद्दा कोई भी हो। लेकिन जितनी बेहतर मैच्योरिटी तरीके से मंडल कमीशन ने धर्म के पहलू को पीछे करते हुए जो जाति है उसको वर्ग से बेहतर तरीके से डिफाइन किया। और मेन जो मुद्दा था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना है, वो मुद्दा बेहतर तरीके से डील होता है। आगे चूंकि कुछ और तरीके से भी आर्टिकल में इसकी बात कही जा रही, कुछ एग्जाम्पल की बात कही जा रही है, जिस तरीके से चाहे वो लालू प्रसाद की जब सरकार बिहार में रहती उस दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो जाती, जबकि राम जन्मभूमि जो मूवमेंट है ये अपने पीक पर चल रहा था, इसका प्रभाव भी मंडल कमीशन में देखने को मिलता है। क्योंकि लालू प्रसाद, अब यहाँ पर जाति आधारित भी थोड़ी बातें हो जा रही हैं कि एल के आडवाणी जिस जाति से आते हैं और लालू प्रसाद यादव जिस जाति से आते हैं, तो बेसिकली अमुक जाति का व्यक्ति को यदि इतना बल मिलता है तो कहीं ना कहीं उस बल के पीछे मंडल कमीशन का भी हाथ रहता है। इसके अलावा मुलायम सिंह की सरकार की बात होती है जो कि उत्तर प्रदेश में जब कार सेवक रहते हैं अयोध्या में इकट्ठा होते हैं बाबरी मस्जिद के आसपास, तो मुलायम सिंह की सरकार द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि अगर उपद्रवी को देखते हुए गोली मार दिया जाए, भले ही वो कोई भी हो। अब चूंकि जो मंडल कमीशन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की बात कही जाती है, ऐसे में जो धर्म है वो किसी भी तरीके से बाधा नहीं बनता है। और सिर्फ अब हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर मुस्लिम धर्म की भी बात हो रही। जिस तरीके से मंडल कमीशन के बाद पशमंडा मूवमेंट, जो कि अगर हम इसको ट्रैक करते हैं तो ये पर्शिया में इसका जड़ मिलता है। बेसिकली सिंपली है कि जो मुस्लिम है उनमें ये बेहतरी की बात करता है, रिफॉर्म की बात करता है, और उनमें और ज़्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों की और ज़्यादा प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो ये सब बेसिकली कैसे आता है, कहीं ना कहीं सोच जो छिपी रहती है वो मंडल कमीशन जो एक वर्ग के लिए कार्य करती है उसका व्यापक प्रभाव पूरे समाज में मिलता है। एक धर्म तक चीज़ें नहीं रुकती हैं, हिंदू धर्म को भी उसका लाभ मिलता है, साथ में मुस्लिम और क्रिश्चियन ऐसे लोग जो धर्मांतरण कर लेते हैं, हिंदू जाति में पहले रहते हैं बाद में अपना, चूँकि बहुत सारे जो असमानताओं का उनको शिकार होना पड़ता है, ऐसे में वो जब अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जातियों की शरण में जाते हैं फिर भी वो अपने ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ पाते हैं जो कि उनका कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन था। और ऐसे में जो भी उनको लाभ मिलना चाहिए वो उनको प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है। तब मंडल कमीशन चूंकि ये जाति की बात करता ही नहीं है, ये बात करता है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात करता है। और ऐसे में ये इन जातियों के लिए राहत की सांस मिलती है, अथवा इनको अपनी हाथ में एक मशाल मिलती है जिससे कि वो समाज में अपनी आवाज़ को और ज़्यादा मुखर करके आगे बढ़ सके। और अब इसके उदाहरण में कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो काशीराम जी का नाम हो, रामविलास पासवान जी का नाम हो। जिस
तरीके से जो समाज में इनकी छाप देखने को मिलती है, कहीं न कहीं ये पूरा जो मंडल क्रांति कहा जा सकता है, उसके ही प्रभाव के रूप में ये लोग देखने को मिल सकते हैं। अब आगे मुलायम सिंह यादव जी की भी बात हो रही, जो कि काशीराम जी को जब अपना सपोर्ट देते थे 1991 में, तो वो इटावा से जीत जाते हैं। और बेसिकली आगे एक नारा भी दिया जाता है 93 के आसपास, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहाँ पर ये धर्म की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ संकेत है। यहाँ पर पार्टी की बात हो रही है। उस समय भाजपा की लहर को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव और काशीराम अपना गठबंधन कर लेते हैं, और ऐसे नारे जो सामने आते हैं, बेसिकली यहाँ पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं होता है, बल्कि जो पिछड़े लोग होते हैं उनकी सामाजिक स्थिति जो सुधरती है, और एक जो आत्मविश्वास की लहर उनके ऊपर जो अंदर आगे बढ़ती पूरे समाज में, वो ऐसे नारों से वो आत्मविश्वास प्रतिलक्षित होता है कि जिसमें बहुसंख्यक जो वाद की जो राजनीति है उसको चुनौती देते हुए भी उनका आत्मविश्वास कहीं से भी नहीं डगमगाता। और ये पूरा आत्मविश्वास की जड़ बनता है मंडल क्रांति, जो कि भारत की मौन क्रांति के रूप में देखना चाहिए। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।